जा रहा है, तो टॉर्च का प्रकाश इस वस्तु पे जा रहा है तो हमें दिखाई देगी। अब अंधेरा है बिल्कुल और हमें कोई भी आपने वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। साइंस में आपने पढ़ा होगा। सेम ग्रहों का भी वही नियम है कि सूर्य का प्रकाश इन ग्रहों पे गिरता है और ये ग्रह हमें दिखाई देते हैं। बस ये बात ध्यान रखना कि कोई वस्तु आपको दिखाई देती है, एक रूम है, एक कमरा है, और एक कमरे में कोई वस्तु आपको दिखाई देती है, कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वह वस्तु है वो आपके आंखों के सामने है और उस वस्तु पे किसी प्रकाश का जो प्रकाश की किरणें गिर रही है और वो परावर्तित होकर आपकी आंखों पे आ रही है, तो वो वस्तु हमें दिखाई दे जाएगी और अन्यथा वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। दीक्षा, दीक्षा कोई प्रश्न पूछ रही है बेटा? कोई प्रश्न करना है? दीक्षा, ये बात समझ में आ गई क्या? दूसरी बात, कल अभी आंसर दिया कि शुक्र है, तो शुक्र नहीं है। शुक्र के बारे में कुछ जानकारी आपने प्राप्त की तो एक तो बेटा क्या है, ये अपोजिट साइड घूर्णन करता है और परिक्रमण करता है सभी ग्रहों से। एक तो ये और एक अरुण, ठीक है, चमकीला है। सबसे सुबह जल्दी देखें तो आपको पूर्व में उगा हुआ दिखाई देगा, देख लेना, ठीक है। और जब शाम को देखो तो सूर्यास्त होगा, उसके जस्ट थोड़े बाद ही आपको पश्चिम में दिखाई देगा चमकीला ग्रह। कौन सा? शुक्र है, ठीक है। हम बात करें कि बृहस्पति वो क्या है, सूर्य की तरह तारा भी है और ग्रह भी है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। जितना वो ताप ग्रहण करता है उससे ज्यादा वो रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए सूर्य की तरह वह तारा भी है और अन्य ग्रहों की तरह वह ग्रह भी है। समझ में आ गया? सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण है, ठीक है। और पार्थिव ग्रह जो है, उन पार्थिव ग्रहों के नाम? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, एक ही स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे। एक आज हम जो पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ था हमने पढ़ा है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे स्थल मंडल कैसे बना, जलमंडल कैसे बना, वायुमंडल कैसे बना, ये तो आज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई भौगोलिक समय सारणी के आधार पे। इससे पहले एक प्रश्न आता है आपके सामने कि समझ लेना, मंगल व पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि आपकी बुक में नहीं है। तो बेटा बताइए, पृथ्वी पर तो जीवन है ऑलरेडी और मंगल पे संभव है, संभावना बताई गई है। तो बताइए क्या रीजन हो सकता है पृथ्वी और मंगल पर जीवन संभव होने की बात करें तो कैसे है? कोई स्टूडेंट बोलेगा भाई? कि सर मंगल ग्रह पार्थिव ग्रह, पृथ्वी के समान संरचना है उसकी। देखो, पार्थिव ग्रह की बात करें तो फिर आपके बुध भी है, और पार्थिव ग्रह की बात करें तो आपके शुक्र भी है। उन पे तो नहीं है, नहीं है ना उन पे? और कोई जो बताए? विशाल? देखो बेटा, मैं कई बार आपको एक चीज कह चुका हूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी क्लास में आता है वो अपना एक्चुअल नाम रखे यहाँ पे। अब इसने एक ऑफिशियल सचिन गुजर है, तो बेटा आपका नाम सचिन ही है क्या? सचिन आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। यस सर। ठीक है, लेकिन अपने खुद के नाम से ही है।
ध्यान दीजिए। आपका निखिल आपने बोला कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये चारों पार्थिव ग्रह है। लेकिन हम बुध की कल्पना करें और शुक्र की कल्पना करें तो शुक्र के वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है बेटा? CO2। इसके वायुमंडल में भी सॉरी हीलियम और हाइड्रोजन की भी मात्रा है। यह सबसे नजदीक है, तप्त है। यह भी सबसे नजदीक है, तप्त है। दिन बहुत गर्म है, रात बहुत ठंडी है। लेकिन जब हम पृथ्वी और मंगल की बात करते हैं तो पृथ्वी और मंगल की स्थिति देखें तो, और आगे वाले ग्रहों की स्थिति देखें बेटा, 4 ग्रह ऐसे हैं जहां पे कौन सी पवनों का प्रभाव है? 4 ग्रह ऐसे हैं। मेरी आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो यस आप सर। क्या बीच बीच में यस या नो जवाब दिया करो, जिससे मेरे को पता रहे कि आपको वास्तव में समझ में आ गया। मैं अकेला बोल रहा हूँ, आपको भाई क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ये थोड़ा सा होना चाहिए। बेटा क्लास है, ये सारे सहपाठी है, वो आपकी ही क्लास के हैं, कोई अलग से नहीं है। तो ऐसे शर्माने की बात नहीं है, जवाब आपका आना चाहिए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आना चाहिए। ये 4 ग्रह हैं, वो सौर पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में आते हैं। इस कारण से यहाँ पे अभी मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन हीलियम है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये तो गैसीय अवस्था में होता। तो ये सौर पवनों का यहाँ पे सौर वायुमंडल समाप्त हो गया, सौर वायुमंडल समाप्त हो गया। इस कारण से इनका तापमान घट गया और ये ठोस रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, केवल 4 ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी और मंगल की। जो हमारा प्रश्न है, तो पृथ्वी और मंगल जो है वो सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है बेटा। सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है पृथ्वी का और मंगल का परिपथ। अब बात करते हैं ये निश्चित दूरी कैसी है। ये दूरी ऐसी है जिसमें जल है, द्रव अवस्था में रह सकता है, द्रव अवस्था में रह सकता है। इन पे नहीं रह सकता, इन पे ठोस है, बर्फीले है। और इन पे नहीं रह सकता आगे वाले पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूप चलेगा? गैसीय है। ठीक है, तो पृथ्वी और मंगल जो ग्रह है, इन पे जल है, वो कौन सी फॉर्म में रहता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। इस परिक्रमण पथ यानी इनका जो क्षेत्र है पृथ्वी का और मंगल का, इसको नाम दिया गया बेटा गोल्डी, लिख लेना, गोल्डीलॉक्स जोन या गोल्डीलॉक्स पेटी। क्या नाम दिया गया? गोल्डीलॉक्स जोन या गोल्डीलॉक्स पेटी। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। पृथ्वी और मंगल और पृथ्वी जो है उस पे जीवन है, क्योंकि वह गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। कौन से जोन में आते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी एक निश्चित परिपथ में है, न तो ज्यादा कम है और नहीं ज्यादा दूर है, जिसके कारण भाई कम होगा तो ताप ज्यादा मिलेगा, संभावना ही नहीं है ऐसे वायुमंडल की, और दूर है तो ताप कम मिलेगा, तो संभावना नहीं है ऐसे वायुमंडल की। तो इस प्रकार की दूरी पर है कि उस स्थिति में जल द्रव अवस्था में रह सकता है। इस कारण पृथ्वी और मंगल पर जीवन संभव है, पृथ्वी और मंगल पर जीवन संभव है। बताइए, समझ में आई कि बात मेरी? यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। कभी कोई आपसे पूछ ले कि बेटा 2 ग्रह हैं उन पे जीवन संभव क्यों है,
तो सबसे पहले देखो, हमारे जीवन जीने के लिए हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता है बेटा? प्राणवायु की। किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? प्राणवायु की। अरे प्राणवायु कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरी आवश्यकता है हमारी किसकी? जल की। और तीसरी आवश्यकता किसकी है? भोजन की। ये तीन आवश्यकताएं हैं, और तीन आवश्यकताएं जो हमारी है वो इन ग्रहों पे पूरी होती है, क्योंकि शुक्र, बुध और बाकी ग्रह जो है उनमें तो हमारे प्राणवायु का ही रूप नहीं है, हमारा वायुमंडल ही नहीं है। और जल हमारे लिक्विड फॉर्म में इनमें रहता है, और भोजन है वो जहाँ पे जल होगा और आवश्यक गैसें और तत्व होंगे, वहीं पर हम खाद्यान्न की प्राप्ति कर पाएंगे। बताओ, क्लियर? अब अगला प्रश्न है जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ? पृथ्वी का उद्भव व विकास। देखो बेटा, हमने पृथ्वी के उद्भव को तो पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे पृथ्वी की उत्पत्ति, उद्भव का मतलब क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति। जय श्री श्याम, ये कौन है भाई? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, क्या नाम बेटा? जल्दी से नाम बताइए। राहुल शर्मा। राहुल शर्मा। ओके। अब बच्चे, आप क्लास लेते हो और क्लास लेने के बाद थोड़ी सी क्लास ली, अटेंडेंस करवाई और ड्रॉप हो गए, तो ये प्रोसेस आप में नहीं होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने लगातार क्लास ली है उनको वास्तव में समझ में आया है। भाई सही बात है कि नहीं है? भाई सही बात है कि नहीं बेटा? सही है। जिन्होंने लगातार क्लास ली है अभी तक, उसको समझ में आया है क्या क्या पढ़ाया है। और जो आज क्लास में आया, स्टार्ट किया, फिर चला गया, फिर पता ही नहीं है, केवल अटेंडेंस देने के लिए आते हैं बेटा। और अटेंडेंस देने के लिए जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो डेफिनेटली बता रहा हूं, वो पढ़ नहीं सकता। उत्पत्ति के संदर्भ में हमने सिद्धांत पढ़े, ग्रह निर्माण सिद्धांत, ग्रहों की उत्पत्ति से जुड़े हुए सिद्धांत, जिसमें हमने जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ओटो सिड्र की अंतर कारक दूरी परिकल्पना, सारी परिकल्पनाएं पढ़ी है, ग्रह निर्माण को जाना है। बताया कि पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ, और निर्माण जो हुआ, इस निर्माण में सहायक कौन है? सूर्य। कई परिकल्पनाओं माने तो सूर्य और साथी तारे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी का निर्माण है, पृथ्वी का जो अंश है वो कौन है बेटा? सूर्य ही है। यानी सूर्य से ही पृथ्वी की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और अब हम बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, वो कैसे हुई थी, ये सारा क्रम तो आपने जान लिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का निर्माण हो गया, लेकिन जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी कौन सी अवस्था में थी? बताइए बेटा। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी। कौन सी अवस्था में थी? कौन सी अवस्था में थी बेटा? गैसीय अवस्था में थी। अब पूरी प्रोसेस सुनना। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो गैसीय अवस्था में थी, पृथ्वी लगा रही थी सूर्य के चारों तरफ चक्कर, अपने अक्ष पे चक्कर।
सूर्य के चारों तरफ लगा रही थी और अपने अक्ष पे भी लगा रही थी। ठीक है, तो अपने अक्ष पे चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं बेटा? घूर्णन। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को बोलते हैं परिक्रमण। तो दोनों प्रकार के चक्कर लगा रही थी। तो चक्कर लगाने से पृथ्वी के ताप में क्या आई? शिथिलता आ गई। पृथ्वी का ताप क्या हुआ? कम हुआ। जैसे जैसे पृथ्वी का ताप कम हुआ तो पृथ्वी गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में आने लगी। कौन सी अवस्था से? गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में आने लगी। ठीक है, अब गैसीय पदार्थ, आप देखना, मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं कि आप देखना, कभी कभी मिट्टी है, मिट्टी, सूखी मिट्टी लेना और सूखी मिट्टी में आप डालना पानी। क्या डालोगे? पानी डालोगे। ठीक है, सूखी मिट्टी में जैसे आप पानी डालोगे तो सूखी मिट्टी से कुछ बुलबुले बाहर आएंगे। सूखी मिट्टी से क्या होगा? कुछ बुलबुले बाहर आएंगे। और ऐसे ही जब फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें बर्फ जमती है तो उससे भी बुलबुले बाहर आते हैं। तो जैसे पृथ्वी गैसीय अवस्था से ठंडी होने लगी और ठंडी होकर के कौन से रूप में जाने लगी बेटा? ठोस रूप में जाने लगी। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकला? जलवाष्प। क्या निकला? जलवाष्प और गैसें। आंतरिक भाग से क्या निकला? जलवाष्प निकला और गैसें निकली। ठीक है, इसके अलावा जो पृथ्वी का भाग था जिसमें जो भारी पदार्थ थे, वो भारी पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के बाहरी भाग में रह गए। हम पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, आप ध्यान से समझना कि कोई आप थाली है, थाली में कुछ हल्के भारी पदार्थ रख लीजिए और थाली को आप राउंड करवाइए, राउंड करवाइए। जैसे आप थाली को राउंड कराओगे तो जो हल्के पदार्थ है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे और जो भारी पदार्थ है, जो आपके भाग है, वो कहाँ? बीच में आ जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस वही हुआ, पृथ्वी पर भी यही प्रोसेस हुआ और हल्के और भारी पदार्थों का एक जमाव हुआ। इस प्रक्रिया को बेटा बोलते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं? विभेदन। यानी पृथ्वी पर हल्के और भारी पदार्थों के जो व्यवस्थितीकरण को हम बोलते हैं बेटा विभेदन। विभेदन 2 बार हुआ था पृथ्वी पे। पहली बार पृथ्वी जब निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी ठंडी होने लगी, तो ठंडी होने लगी तो जलवाष्प और जो आंतरिक गैसें हैं बाहर निकल गई। सौर्यिक वातावरण का क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठोस पदार्थ है वो केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ आगे बाहर। आज पृथ्वी की बात करें तो भूपरपट्टी है वो हल्के पदार्थों से निर्मित है और जो हमारा क्रोड़ है, केंद्र है, वो भारी पदार्थों से निर्मित है। इस बात को हम तथ्य जो हमारा है वो क्या है? पूर्णतः प्रमाणित है कि भारी पदार्थ अंदर है और हल्के पदार्थ बाहर है। बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया क्या? तो ये स्थिति जो है उससे किसका निर्माण हुआ बेटा? स्थल मंडल का। पृथ्वी जब ठोस अवस्था में आई तो कौन से मंडल का निर्माण हुआ? स्थल मंडल का। कौन से मंडल का? स्थल मंडल का। अब हम बात करें कि आगे एक तो क्या निकला बाहर? जलवाष्प निकला। जलवाष्प 2 स्थिति में निकला। एक स्थिति में जब पृथ्वी विभेदित हो रही थी तब, दूसरी स्थिति में जब ये स्थल मंडल है उसका निर्माण हो रहा था, चट्टानों में परस्पर जो घनत्वों में अंतर आ रहा था, उसके कारण आपके एक प्रोसेस और हुआ बेटा। क्या? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार। इस ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी आपके जलवाष्प है वो वायुमंडल में आया। ठीक है, वाटर वेपर्स। ठीक है, अब ये जलवाष्प जो वायुमंडल में आया ये हमारे इस वायुमंडल के ताप से और प्रभावित हुआ। ठीक है, अब तीसरी स्थिति में जलवाष्प और कहां से आया? तीसरी स्थिति में जलवाष्प हमारी पृथ्वी पे उल्का गिर रहे थे, उस समय निर्माण हुआ था ना, तो क्या गिर रहे थे बेटा? उल्का। ये उल्कापात है। उल्कापात से भी भाई डायनासोर का अंत जो हुआ था बेटा,
डायनासोर का अंत पढ़ेंगे हम। डायनासोर का अंत हुआ था, उसमें भी एस्ट्रॉइड जो उल्काएं हैं वो हमारे लगातार पृथ्वी पे गिर रही थी, उसके कारण पृथ्वी के टेम्परेचर में बदलाव आ गया था। ठीक, उसके कारण डायनासोर का अंत हुआ था। तो उल्कापात जो गिरा, उल्कापात का मतलब है उल्काओं का गिरना, उसके कारण भी पृथ्वी पे जलवाष्प की प्राप्ति हुई। और ये जलवाष्प है वो ताप के कारण ऊपर गया और अति ऊंचाई पे जाने पे संघनित हुआ। संघनित होने के बाद में क्या बने बेटा? बादल बने। बादल बनने के बाद में क्या हुई? वर्षा हुई और पृथ्वी पे किसकी प्राप्ति हुई? जल की प्राप्ति हुई। पृथ्वी पे जल की प्राप्ति हुई। अब जब बादल बने तो यहाँ पे वो नाइट्रोजन गैस है, वो तड़ित जंजा से प्राप्त होती है, बादलों की चमक से, बादलों की कड़क से ही प्राप्त होती है। अब जल की प्राप्ति साहब हमें हो गई। अब जल की प्राप्ति हुई तो एक साथ में एक समय वर्षा होगी, लगातार वर्षा हुई। तो ऐसे भाग जो कैसे थे, जो गहरे गर्त थे, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो भाग गर्त रह गए। ठीक है, वहां जाके जल भर गया और फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? महासागरों का। और जो ऊपर रह गया जहां जल नहीं भरा वो क्या बन गए? आपके महाद्वीप बन गए। अब आपको पता है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ 4.6 अरब वर्ष पूर्व, पहला विभेदन हो गया। उसके बाद दूसरा विभेदन हुआ चंद्रमा की उत्पत्ति के समय 4.4 अरब वर्ष पूर्व। हमने पढ़ा था बेटा चंद्रमा का निर्माण, चंद्रमा का निर्माण पढ़ा था ना, डार्विन सिद्धांत और द बिग स्पेल्ट। द बिग स्पेल्ट क्या है? एक भयंकर एक विस्फोट हुआ, टकराने से, मंगल से भी बड़ा पिंड है टकराया, विस्फोट हुआ। विस्फोट से पृथ्वी के भाग में जो संरचना बन चुकी थी वो अचानक विखंडित हुई और पृथ्वी का जो भाग था उससे आंतरिक जो भाग से गैसें थी वो भी बाहर निकली, एक टुकड़ा टूट करके अलग हो गया और उसके बाद पुनः पृथ्वी अपनी उसी संरचना में आई। तो उसको हम कौन सा विभेदन का दूसरा काल कहते हैं। अंत में 4.4 अरब वर्ष के बाद 3.8 अरब वर्ष, 3.8 अरब वर्ष आपके पृथ्वी है वो महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कर चुकी थी। तो पूछ ले आपसे प्रश्न, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कब हुआ? तो महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ आपके 3.8 अरब वर्ष पूर्व। तो हमने दो मंडल की बात की है, एक तो स्थल मंडल और एक जल मंडल। तो स्थल मंडल कैसे और जल मंडल कैसे हुआ, विभेदन क्या है, दोनों बात आपके समझ में आ गई। अरे आई कि नहीं है बेटा? यस या नो? यस आ गई। अब तीसरी बात करते हैं, 1 मिनट का समय हमारे पास है। तीसरी बात करते हैं वायुमंडल की। तो जलवाष्प वायुमंडल का एक पार्ट है, वो तो पहले बार आ गया। फिर आपके जो वर्षा आई, वर्षा ऑक्सीजन नहीं थी, नाइट्रोजन आ गई। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और वायुमंडल में ऑक्सीजन और अन्य गैसें वायुमंडल में आई। यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चली और पृथ्वी पे वर्तमान पार्थिव वायुमंडल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन जल में आई और फिर आपके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन आई। सबसे पहले जो गैस अवतरित हुई वो आपकी CO2 थी बेटा। कौन सी थी? CO2। पूछ ले कि पृथ्वी पे सबसे पहले गैस कौन सी आई? तो CO2 आई। ठीक है, जलवाष्प था और उसके बाद में नाइट्रोजन आई। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया बेटा? अरे यस या नो? यस सर। अब